तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, भारतीय भूगोल में चर्चा चल रही थी भारत की स्थिति एवं आकार की। तो कल हमने जो है चर्चा की थी कि भारत का आकार कैसा है। तो क्या बताया था आप लोगों ने? चतुष्कोणीय है ना भारत का आकार। और यदि आ जाए भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और यदि आ जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? सातवां स्थान है। तो नंबर 1 में किसका है? रूस। दूसरे में कनाडा। तीसरे में अमेरिका। चौथे में चीन। पांचवे में ब्राजील। छठवें में ऑस्ट्रेलिया। और सातवें में भारत। और यदि आ जाए विश्व की कुल क्षेत्रफल का भारत में कितना परसेंट क्षेत्रफल है? भारत का कितना परसेंट क्षेत्रफल है? 2.4%। कितना? 2 यानी विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत कितना है? 2.4%। और यदि हम जनसंख्या की बात करें कि भारत का विश्व में जनसंख्या की दर से कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कितना? दूसरा। वैसे तो हो गया है पहला, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार चर्चा की जाएगी तो भारत का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे क्या है? चीन। तो आज विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में कितना परसेंट लोग रहते हैं? 17.5%। फिर हमने चर्चा की थी कि यदि भारत में पूछे जाए कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो पहले राज्य 29 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर क्या बन गया? केंद्र शासित प्रदेश। इसलिए राज्यों की संख्या कितनी रह गई? 28 राज्य बचे, जबकि केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 थे। 2 नए बन गए। कौन कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कब बन गए भैया? 31 अक्टूबर 2019 को दोनों बन गए, तो 9 हो गए थे। लेकिन आपको पता है 26 जनवरी 2020 को 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? दादरा नागर हवेली और दमन दीव, दोनों को क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया। इसलिए अब केंद्र शासित प्रदेश कितने बचे? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यदि कभी आ जाए कि पहले जब आपका संविधान बना था तो कितने राज्य थे? तो संविधान के समय 4 जो है पटेल योजना में पढ़ी थी, तो ABCD में कन्वर्ट किया गया था। लेकिन आप लोग पढ़ोगे जब 7वां संविधान संशोधन हुआ था ना 1956 में, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित हुए थे। धीरे धीरे बढ़ करके राज्यों की संख्या बढ़ती रही। तो आपको पता है 25वां राज्य कौन सा बना था? गोवा। कब बना था? 1987 में। का 1987 में बना। फिर आ जाए 26वां राज्य छत्तीसगढ़। कब बना था? 1 नवंबर 2000 को। आ जाए 27वां राज्य उत्तराखंड। कब बना? 9 नवंबर 2000 को। फिर आ जाए 28वां राज्य झारखंड। बिहार को काट करके झारखंड। कब बना? 15 नवंबर 2000 को बना। ठीक है। और 29वां राज्य तेलंगाना। किसको काट कर? आंध्र प्रदेश को काट कर। कब बना? 2 जून 2014। तो ये डेटे भी आपको याद रखनी है। ठीक है। फिर हमने आपको बताया था कि जो है आपके जो पांडिचेरी है, तो पांडिचेरी कितने राज्यों में डिवाइड है? 3 राज्यों में। और कितने क्षेत्रों में है? 4। तो एक खुद पांडिचेरी और दूसरा कराईका, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। फिर हमने बताया था यनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और माहे कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है। तो 3 राज्यों में और 4 केंद्र शासित प्रदेशों। फिर हमने चर्चा की थी अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार की भारत की। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो हमने बताया था 8 डिग्री 4 मिनट से। कितने डिग्री? 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है। और आ जाए देशांतरी विस्तार तो 67 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट 5 सेकेंड। क्लियर। फिर हमने आपको बताया था पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबुतु या बलामू, जो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। और आ जाए पश्चिमी बिंदु गुजरात में गौहर मोती यस्सर क्रीक, जो कहाँ पे है?
गुजरात में। आ जाए उत्तरी बिंदु, इंदिरा कौल है जो कहाँ पे है, लद्दाख में। और आ जाए दक्षिणी मुख्य भूमिका बिंदु, कन्याकुमारी या केप कमोरी जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में। और आ जाए दक्षिणतम बिंदु, तो आप लोग आएंगे कहाँ पे, ये अंडमान। तो क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। तो ये दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा, ठीक है। इसी को हमने बताया था पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट या ला रीडिंग पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा आपको। और यदि कभी आ जाए पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु कितने डिग्री का देशांतर का अंतर है, तो लगभग 30 डिग्री। कितने देशांतर का, 30 डिग्री। और हमने आपको पढ़ाया होगा 1 डिग्री देशांतर बराबर पूछा जाए तो कितने मिनट का अंतर, तो 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। और यदि आ जाए 1 डिग्री पूर्वी देशांतर बराबर, तो आपको याद रखना है +4 मिनट। कितना मिनट, +4 मिनट। और आ जाए 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर तो -4 मिनट का अंतर। और आ जाए 15 डिग्री देशांतर तो 15 गुणते 4 बराबर 1 घंटे। तो यदि पूछा जाए पूर्वी बिंदु और जो पश्चिमी बिंदु है इनके बीच 30 डिग्री का देशांतर का अंतर है, तो कितने घंटे का अंतर हो जाएगा, 2 घंटे। तो लगभग 2 घंटे का अंतर है। यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे सूर्य दिखाई देगा, तो वही गुजरात के गौहर मोती में कितने बजे, 7 बजे दिखाई देगा। तो 2 घंटे का अंतर है। इसीलिए भारत को जो है कई टाइम जोन में या 2 टाइम जोनों में विभाजन करने की मांग की जा रही, जबकि भारत में अभी एक ही मानक समय है। कितना है, और वो मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो कल हमने चर्चा की थी इलाहाबाद नैनी के गोपीगंज, या वर्तमान में आप कहोगे मिर्जापुर के गोपीगंज में, जो कितने डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है, ठीक है। फिर हमने चर्चा की थी जो भारत की मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर के गुजरी है, 5 राज्यों से होकर के गुजरी है। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से होकर के गुजरी है भारत की मानक समय रेखा। फिर हमने चर्चा की थी कि भारत की जो कर्क रेखा है वो भी भारत के बीचों 20 से डिग्री, और कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गई है। जो भारत के कितने राज्यों से होकर के गई है, 8 राज्यों से। तो 6 ये और 2 पूर्वोत्तर राज्यों से गई है। तो 6 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और इधर पूर्वोत्तर के कौन हो जाएंगे, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 8 राज्यों से होकर के गुजरी है। फिर कल हमने ये भी बताया था यदि आ जाए कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है, तो छत्तीसगढ़ में काटती। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में काटती है। फिर हमने आपको बताया था कि जो ये पूर्वोत्तर राज्य है आपके, इन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है, 7 जुड़वा बहनें कहते हैं, नहीं कहते। और हमने आपको बताया था ये पूछा जाए उत्तर से दक्षिण इन 7 सिस्टर या 7 राज्यों की स्थिति क्या है, तो एक ट्रिक बताई थी, अरुणा मामी का एरियम बताया था। तो आ से अरु माने अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, फिर माँ से, फिर नी से, फिर टी से, ए से, फिर टी से और यम से। अरुणा मामी का एटीएम ये स्थित भी याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण स्थित है, ठीक है। फिर आपको राज्यों की राजधानियां भी सबकी याद रखनी है, 2800 राज्यों की, ठीक है। और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की भी राजधानी आपको याद रखनी है, और भारत की भी राजधानी आपको याद रखनी है, ठीक है। पता है सबको भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख अनुच्छेद 239 से 243 में जब पढ़ेंगे तो वहां पे चर्चा की गई है, ठीक है। फिर हमने चर्चा की थी यदि आ जाए पूरब से पश्चिम
का विस्तार भारत का कितने किलोमीटर में फैला है? तो 2933 किलोमीटर में। कितना? 2900। और यदि आ जाए उत्तर से दक्षिण में विस्तार तो 3214 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है, तो याद हो जाएगा इतना। ठीक है। फिर इसके बाद हमने चर्चा की थी कि कुछ राज्यों की राजधानियां कर्क रेखा के बिल्कुल पास हैं। तो यदि आ जाए किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के बिल्कुल पास है? तो झारखंड की। कौन सी? हाँ, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। सबसे पास हो जाएगी। रांची ना हो आंसर तो फिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी पास में। भोपाल भी ना हो तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर भी पास है। इसके अलावा जो है उज्जैन जो मध्य प्रदेश का शहर है ना, तो वो भी पास में। और उधर त्रिपुरा की जो राजधानी त्रिपुरा की कौन सी? अगरतला। ये भी जो है कर्क रेखा के पास है। ये भी कुछ शहर भी याद रखिएगा, कुछ राजधानी भी याद रखिएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, यदि आ जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी हो जाएगा। सबसे बड़ा देश रूस हो जाएगा ना, रूस। हाँ, और छोटा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी से बड़ा कौन हो जाएगा? मोनाको। फिर मोनाको के बाद नौरू के बाद तुवालू। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। फिर हमने आपको बताया था क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य कौन से हो जाएंगे? तो कौन सा होगा? राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। और उत्तर प्रदेश का कौन सा? चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथे स्थान। तो सबसे नंबर में एक में राजस्थान, दूसरे में मध्य प्रदेश, तीसरे में और चौथे में। हाँ, तो हमने बताया था एक ट्रिक याद रखना, राजनीति में महान कौन? यूपी। राजनीति में महान यूपी, ट्रिक बताई थी ना, तो वो भी याद रखिएगा। और यदि आ जाए केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख। अब यदि आ जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली हो जाएगा। और यदि आ जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। हाँ, क्षेत्रफल की, सॉरी रुको लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, सबसे छोटा जब आ जाए तो लक्षद्वीप हो जाएगा। सबसे बड़ा आ जाएगा तो वो हो जाएगा लद्दाख है। और यदि आ जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, सॉरी सबसे छोटा राज्य, पहले तो बताओ। गोवा। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे गोवा। और जनसंख्या की दृष्टि से, हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से आ जाए तो सिक्किम। और जनसंख्या की दृष्टि से आ जाए सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप दोनों में कम है, क्षेत्रफल की भी दृष्टि से कम है और जनसंख्या की दृष्टि से भी कम है। ठीक है। जबकि राज्य में उत्तर प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। ठीक है। क्षेत्रफल में गोवा हो जाएगा सबसे कम। ठीक है। तो इसकी भी हमने चर्चा की थी। फिर हमने उत्तर प्रदेश के एक जिले की चर्चा की थी कि कौन सा एक जिला है जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है? सोनभद्र। किन 4 राज्यों से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से घिरा हुआ। ठीक है। फिर हमने आपको बताया था उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, तो ललितपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ललितपुर हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, यदि आ जाए कि भारत में कितने स्थल अवरुद्ध राज्य हैं इस समय? तो 19 है। कितने? 19 राज्य जो स्थल अवरुद्ध। स्थल अवरुद्ध का मतलब समझते हो? जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं लगती हैं। ठीक है। तो ऐसे कितने राज्य हैं? 19। और बताइए कितने ऐसे राज्य हैं जो कि ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही समुद्र से उनकी सीमाएं लगती। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तेलंगाना, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड।
तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जो ना तो क्या बनाते हैं, समुद्र अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही समुद्री सीमा बनाते हैं, या समुद्र से उनकी सीमाएं भी नहीं लगती हैं। ठीक है, तो कितने राज्य? 5, ये भी याद रखना। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमाएं, कौन से 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं केवल एक राज्य से मिलती हैं? हाँ, तो एक तो होगा मेघालय। मेघालय की सीमा किससे मिलती है? असम से। और दूसरा कौन सा हो जाए? सिक्किम। और सिक्किम की सीमा किससे मिलती है? पश्चिम बंगाल से। तो इतना कल हमने आपको पढ़ा भी दिया था, लिखवा भी दिया था। ठीक है, आज चलते हैं तटीय सीमा की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखिए, भारत की कुल सीमा यदि पूछा जाए, हाँ तो रिवीजन करवा देते हैं। भारत की कुल सीमा, तो देखिए भारत की कुल सीमा पूछी जाए तो कितनी है? तो 22,716.6 है। 22,716.6 किलोमीटर। ठीक है, अब कुल सीमा को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एक स्थलीय सीमा और दूसरी है तटीय सीमा। तो 2 कॉलम बनाइए, एक में लिखिए स्थलीय सीमा, और स्थलीय सीमा कितनी है भारत की? तो 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर। जबकि यदि बात की जाए तटीय सीमा की, हाँ तो तटीय सीमा याद रखिएगा, तटीय सीमा हो जाएगी 7,516.6 किलोमीटर। अब इस तटीय सीमा को भी कितने भागों में? 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक मुख्य भूमि और दूसरी है द्वीपीय सीमा। एक हो जाएगी मुख्य भूमि और दूसरी हो जाएगी द्वीपीय सीमा। तो मुख्य भूमि कितनी है? 6100 किलोमीटर हो जाएगी, और द्वीपीय कितनी हो जाएगी? 1416.6 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये द्वीपीय सीमा हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए भारत के जो तट है वो 3 प्रकार के हैं। भारत के तट कैसे हैं? भारत के तट 3 प्रकार के हैं। ठीक है, तो तटीय राज्यों की कल हमने चर्चा की थी। कितने तटीय राज्य? 9 है ना। चलिए अभी चर्चा करते हैं। तो 3 प्रकार की सीमाएं कौन कौन सी? एक होती है प्रादेशिक सीमा। कौन सी सीमा? प्रादेशिक सीमा। और प्रादेशिक सीमा वो होती है जो कितने नाटिकल मील तक? 12 नाटिकल मील तक है। 12 नाटिकल या समुद्री मील भी कह सकते हैं। 12 समुद्री मील तक की सीमा को कहते हैं प्रादेशिक सीमा। ठीक है, फिर दूसरी कौन सी होती है? संलग्न क्षेत्र होती है। संलग्न क्षेत्र होती है, और इसकी होती है 12 से लेकर के 24 समुद्री मील तक होती है। ठीक है, और तीसरी होती है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, और इसकी सीमा होती है 24 समुद्री मील से लेकर के 200 समुद्री मील तक। ठीक है, तो हमने आपको बताया था 1 समुद्री मील बराबर कितने किलोमीटर? 1.8 किलोमीटर के। और फिर एक और आ जाती है, और वो है उच्च सागर सीमा। ठीक है, तो नोट में लिख लेना, यानी 200 समुद्री मील से ऊपर की सीमा क्या कहलाती है? उच्च सागर सीमा कहलाती है। उच्च सागर सीमा। ठीक है, कितने मील से ऊपर की? तो 200 समुद्री मील से आगे की जो रेखा होती है उसे कहते हैं उच्च सागर सीमा। ठीक है, तो हमने आपको कल बताया था कि प्रादेशिक सीमा जो होती है उसमें जो है खनिज और समुद्री जो चीजें होती हैं उसको जो है प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक है, जबकि संलग्न क्षेत्र में क्या होता है? इसमें जो वित्तीय एवं राजकोषीय अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी सीमा शुल्क प्राप्त करने का अधिकार होता है।
फिर तीसरे हमने बताया था अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या चीज, जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे पेट्रोल, डीजल या समुद्री जीव जंतुओं का जो है क्या दोहन का अधिकार होता है, और यहीं पर होता है किसका अधिकार होता है, अनुसंधान का, काहे का, वैज्ञानिक अनुसंधान का भी अधिकार होता है किसमें, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। ठीक है। फिर इसके बाद हमने चर्चा की थी तटीय प्रदेश की है। तो तटीय प्रदेश कितने हैं, तटीय प्रदेश, तो तटीय प्रदेशों की संख्या है 9। ठीक है। और 9 में याद रखिएगा पश्चिमी, तो 2 तट है ना, एक है पश्चिमी तट, तो पश्चिमी तट में कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं। कितने राज्य, 5 राज्य हैं। जबकि यदि बात की जाए पूर्वी तट की, तो पूर्वी तट में कितने राज्य हैं, 4 राज्य हैं। ठीक है। तो टोटल कितने राज्य हो गए, ये 9 राज्य हो गए। ठीक है। फिर हमने बताया था, ये पूछा जाता है कि सबसे लंबी समुद्री तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, गुजरात है। और दूसरे नंबर में, दूसरे में हो जाएगा आंध्र प्रदेश है, और तीसरे में हो जाएगा तमिलनाडु है। और यदि आ जाए सबसे कम तटीय वाला राज्य, तो क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। ठीक है। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र तट से लगती है, 4। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो एक तो आपका लक्षद्वीप हो गया, दूसरा हो गया दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप, दादरा नागर हवेली प्लस दमन द्वीप। तीसरे में हो गया पांडिचेरी, और चौथा हो गया अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। तो ये हो गए, तो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जो है सीमाएं किससे लगती है, समुद्र से लगती है। ठीक है। तो देखिए इन समुद्री तटीय रेखाओं में जो है तट भी है, इन तट के क्या नाम है, तो देखिए ये आपका गुजरात है, सौराष्ट्र, तो गुजरात से लेकर के कहाँ तक, दमन और दीव तक। ये मान लो दमन द्वीप है, ये गुजरात है, ये दमन द्वीप है तक का क्षेत्र कहलाता है कौन सा तट, ये तो ये कहलाएगा स्वराष्ट्र तट है, स्वराष्ट्र तट, या इसी को काकरा पार तट भी कह सकते, काकरा पार तट है। फिर देखो दमन द्वीप से लेकर के कहाँ तक, गोवा तक, गोवा तक का क्षेत्र ये कहलाता है कोंकण तट। कौन सा तट, ये कोंकण तट कहलाता है। ठीक है। गोवा से लेकर के कर्नाटक में आइए तो मंगलौर तक, मंगलौर कहाँ पे है, कर्नाटक में है, तो ये तट कहलाएगा आपका कौन सा, ये कहलाएगा कनारा तट है। फिर मंगलौर से लेकर के केरल में आए, केरल तक आ जाइए तो केरल तक कहलाएगा ये कौन सा तट, मालाबार तट है, मालाबार तट कहलाएगा। ठीक है। ऐसे यदि हम पूर्वी तट की बात करें तो तमिलनाडु से लेकर के, ठीक है, कहाँ तक, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तक, और ये तट कहलाता है कोरोमंडल का। तो ये तमिलनाडु याद रखिएगा, और ये आंध्र प्रदेश में क्या है, विशाखापट्टनम है, ये कहलाता है कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट। फिर विशाखापट्टनम से उड़ीसा के महानदी तक है, उड़ीसा आ जाइए, उड़ीसा के महानदी तक। और यही क्षेत्र क्या कहलाया, उत्तरी सरकार कहलाता है। ठीक है। तो इधर कितने तट हो गए, पूरब में 2, और इधर पश्चिम में 4 तट। कौन कौन, सौराष्ट्र या काकरा पार, दूसरा है कोंकण तट, तीसरा है कनारा तट, और चौथा है मालाबार तट। इधर हो गया कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार। इधर कितने राज्य हैं, 5, और इधर कितने राज्य हैं, 4 हैं। तो एक तमिलनाडु हो गया, दूसरा आंध्र
आगे आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। फिर उड़ीसा, और ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल भी हो जाएगा, ठीक है। तो पूर्वी तट में 4 राज्य और पश्चिमी तट में कितने? 5 राज्य है। अब देखिए, हमने अभी आपको बताया था सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की। कितने किलोमीटर है? तो 1214.70 किलोमीटर है। 1214.70 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा है। और दूसरे नंबर में आंध्र प्रदेश की 973.70 किलोमीटर, 973.70 किलोमीटर है। और यदि तमिलनाडु की पूछी जाए तो उसकी है 906.9 किलोमीटर, 906.9 किलोमीटर है, ठीक है। और सबसे कम अभी हमने बताया किस राज्य की? गोवा की हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है, इतना ये चित्र बना लीजिए और फिर इसको नोट कर लीजिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।